एपिसोड 201 टू 210 अध्याय 201 गद्दार। रात के खाने के बाद वे दोनों जिन हवेली में चले गए क्योंकि जीमिंग ऐंठन के कारण थक गई थी। वह मूवी डेट कैंसिल नहीं करना चाहती थी लेकिन लिवेई घर जाने पर अड़ा रहा, इसलिए आखिरकार उसे मान जाना पड़ा। जब वे जिन हवेली पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। जब वे हवेली में दाखिल हुए तो लिविंग रूम में कोई नहीं था। माँ जिन श्रीमती वो के साथ रात्रि भोजन करने के बाद घर चली गई हैं क्योंकि लिवेई ने उनके लिए ड्राइवर की व्यवस्था कर दी है। दोनों ने खाना खा लिया और सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे जीमिंग चिल्लाई क्योंकि वह चौंक गई थी जब जिनलियांग अचानक उनके सामने आ गया जब वे सीढ़ियों के आखिरी चरण में थे। ये बहुत डरावना था जब वह अचानक अंधेरे गलियारे में उनके सामने प्रकट हुआ। जब वह चुपचाप उसके सामने आया तो मंजिल की लाइटें बंद थीं। जब जीमिंग चिल्लाई तो जिनलियांग घबरा गया और अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता लिवेई ने उसके हाथ झटक दिए। उसने मुंह खोले लिवेई की ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका भाई था। दोनों खून के रिश्ते के हैं लेकिन वो ऐसे बचाव कर रहा था जैसे अपनी पत्नी के साथ भाग जाएगा। जिनलियांग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? लियांग ने दालान में उससे पूछा। लिवेई और जीमिंग पहली मंजिल पर पहुंचे और जिनलियांग उनके सामने खड़ा था। जीमिंग ने लिवेई को देखकर पलकें झपकाईं क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। लिवेई ने उसकी जिज्ञासु आंखों को अनदेखा कर दिया और जिनलियांग को घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो और सो जाओ। लियांग अपने भाई के व्यवहार से बहुत आहत था। ये बहुत ज्यादा था। भाई, मैं सोने नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें मुझे अपने अनुचित कार्यों का स्पष्टीकरण देना होगा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिनलियांग ने लिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में जाने से रोक दिया। जीमिंग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाती और स्थिति सही नहीं लगती। उसने जिनलियांग की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? लियांग ने उसकी ओर देखा और कहा, अपने पति से पूछो कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जीमिंग ने लिवेई की ओर देखा लेकिन उसने उसकी नजरें चुरा लीं। जब उसने उससे बचने की कोशिश की तो उसे शक हुआ। वह उसे छोड़कर जिनलियांग के पास गई और उससे पूछा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ? जिन लिवेई तब अचंभित रह गया जब जीमिंग जिम को पीछे छोड़कर अपने भाई से पूछने चला गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह अपने भाई को घूरने लगा ताकि वह कुछ भी न बोले, लेकिन जिनलियांग ने उसे अनदेखा कर दिया और कहा, जीमिंग, तुम्हें पता है कि भाई ने मेरे साथ क्या किया? सुबह उसने मुझे एक आपात स्थिति के कारण कंपनी में जाने के लिए कहा था, है ना? जीमिंग ने सिर हिलाया क्योंकि उसे यह याद था, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि कोई इमरजेंसी नहीं थी। इतना ही नहीं, इतने लंबे समय बाद मुझे आराम का दिन मिला था जिसे मेरे भाई ने बर्बाद कर दिया। मैंने ये सब योजना बनाई थी क्योंकि मैं इसे तुम्हारे और माँ के साथ बिताना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। उसने बिना आंसू बहाए रोते हुए कहा। जीमिंग ने अपने सामने रोते हुए बच्चे को देखा और पता नहीं क्या करना है। उसने कभी किसी आदमी को रोते नहीं देखा था, वो भी बिना आंसू के। वह बस उसे अजीब तरह से देखती रही और उसकी पीठ थपथपाती रही। जिनलियांग ने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे सुबह जो स्क्रिप्ट दी थी उसके बारे में ऑडिशन वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने जीमिंग से पूछा कि क्या उन्हें याद है या नहीं। उसने 1 मिनट सोचा और सिर हिला दिया। जब वे फ़ोन पर थे तो उन्होंने ऑडिशन और स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बातें की, लेकिन उसे पूरी कहानी नहीं पता। भाई ने मुझे ऑडिशन वीडियो बनाने के लिए वह स्क्रिप्ट दी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरे लिए ये स्क्रिप्ट चुनी है। हालांकि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, फिर भी मैंने किया क्योंकि भाई ने मुझे बताया था। लेकिन जब मैं आज कार्यालय पहुंचा तो मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि मेरे लिए ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। उन्होंने मुझसे इस बारे में झूठ बोला, उन्होंने जीमिंग पर चिल्लाते हुए कहा। उसने लिवेई को घूरा क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसका भाई उसे उस फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे दे सकता है जो अगले महीने ही रिलीज होने वाली है। लिवेई के इरादे स्पष्ट थे। वह जिनलियांग को जीमिंग से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की। जिनलियांग की कहानी सुनकर जीमिंग दंग रह गया। वह अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे उसके लिए बुरा लगा। वह लिवेई की ओर देखने लगी जो जिनलियांग को धमकी भरे अंदाज में घूर रहा था। जीमिंग की निगाहें देखकर उसने तुरंत अपनी नजरें उनसे हटा लीं। उनका बचकाना व्यवहार देखकर वह आहें भरने लगी। कौन सोच सकता है कि सबसे भयावह सीईओ और सबसे प्रसिद्ध कलाकार इतना बचकाना और रोने वाला हो सकता है? उसने जिनलियांग की ओर देखा और कहा, अरे, मैं इस मामले पर उससे बात करूंगी, चिंता मत करो। उसने उसे दूर भेजने की कोशिश करते हुए कहा। जिनलियांग ने उसकी ओर देखा और कहा, उससे बात मत करो, बस उसे डांटो। नहीं, रुको, उसे 1 महीने तक अपने साथ सोने मत दो, यही उसके लिए सबसे अच्छी सजा होगी। उसने उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा। लिवेई जो उनकी बातचीत सुनने के लिए उनके पास आया था, अपने भाई की बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। यह आदमी मुझे इस तरह कैसे श्राप दे सकता है? लिवेई ने गुस्से में जिनलियांग के सिर पर थप्पड़ मारा। आउच, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुम मार खाने के लायक हो। तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। उसने उसे अपने कमरे की ओर धकेल दिया। उसे बाहर भेजने के बाद लिवेई ने कठोर जीमिंग की ओर देखा जो लियांग के शब्दों को सुनकर मौके पर ही जम गया। एक आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे अजीब लगा। उसकी बातें याद आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। तकनीकी रूप से कहें तो वे पहले से ही अलग अलग सो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब उसे लिवेई के साथ सोना पड़ा हो। उसे एहसास हुआ कि आज रात उन्हें साथ सोना ही होगा क्योंकि सिर्फ एक ही कमरा और एक ही बिस्तर है। उसके पास साथ सोने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब वे एक साथ सोने की बात करते तो उसे अब भी अजीब लगता था। उन्होंने विवाहित जोड़े की तरह एक ही बिस्तर पर सोना शुरू नहीं किया था। वह उनके कमरे में जाने में झिझक रही थी।
लिवेई ने उसकी हिचकिचाहट देखी, उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। जिन लियांग जो ज़ीमिंग को आखिरी सलाह देने आए थे, उन्हें ये दृश्य देखकर कान लाल हो गए। वे बहुत बुरे हैं, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। उन्हें वासना में जलते देख उसे भी एक गर्लफ्रेंड की जरूरत महसूस हुई। वह मेरी सलाह इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है? गद्दार, वह बुदबुदाया और अपने कमरे में चला गया। इतना सुंदर होने का क्या फ़ायदा जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। अध्याय 202। मैंने इसके बारे में झूठ नहीं बोला। लिवेई जो ज़ीमिंग को देख रहा था, उसने लियांग के शब्दों पर उसका लाल चेहरा देखा। वह वहीं जमसी गई। उसने सोचा कि वह लियांग की बातों पर गौर कर रही है और उसे अपने साथ सोने नहीं देगी, क्योंकि जिन हवेली में वे एक ही बिस्तर पर एक साथ सो सकते हैं क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं है, लेकिन जिन विला में उनके अलग कमरे हैं। सबसे खास बात यह है कि असल में लिवेई ही अलग कमरों में सोना चाहता था, और अब जब उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो वह अब अलग सोना नहीं चाहता। आखिरकार वे पति पत्नी हैं, इसलिए बिना कुछ इंतजार किए उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अंदर खींच लिया। जब उसे अचानक अंदर खींच लिया गया तो वह हक्की बक्की रह गई। लिवेई ने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया तथा उसे दरवाजे से सटा दिया। ज़ीमिंग उसकी त्वरित कार्रवाई से हैरान रह गई जब उसने अपने दोनों हाथों को उसके शरीर के चारों ओर रख दिया और अपने लंबे कद के नीचे उसे थपथपाने लगा। ज़ीमिंग अपनी ऊंची एड़ी के जूते के साथ भी उसके लंबे शरीर के नीचे छोटी लग रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और नीचे से उसकी तराशी हुई ठोड़ी देखकर उसकी सांस अटक गई। वह सौंदर्य की सच्ची परिभाषा था। उसकी काली आंखें उसकी लंबी काली पलकों से ढकी हुई थीं। पीछे से आती रोशनी में उसकी खूबसूरत नाक और भी आकर्षक लग रही थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसके गाल थोड़े फूल गए जिससे उसके गालों पर गड्ढा बन गया। लिवेई अपने जाल के नीचे की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। ऊपर से देखने पर उसका छोटा कद मनमोहक लग रहा था। वह छोटी तो नहीं थी पर लंबी भी नहीं थी। उसकी ऊंचाई औसत मानी जा सकती है, जिसके कारण वह उसके सामने थोड़ी छोटी लगती है। अपनी ऊंची एड़ी के जूते के साथ वह थोड़ी लंबी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके सामने छोटी थी। उसकी ऊंचाई के कारण उसका सिर उसकी गर्दन के सामने था और उसकी पीठ दरवाजे से लगी हुई थी। उसने उसके गालों पर पड़ते डिंपल देखे। उसकी खूबसूरत मुस्कान से उसका दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? उसने धुंधली निगाहों से उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर देखा और घबराहट में डूब गई क्योंकि वह वातावरण में तनाव महसूस कर सकती थी। उसका प्रश्न सुनकर वह उलझन में पड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने हकलाते हुए पूछा। उसने उसकी ओर देखा तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। तभी उसने अपना हाथ उठाया और उसके लाल चेहरे को प्यार से सहलाया। उसके इस व्यवहार से उसका दिल धड़क उठा और उसके कान लाल हो गए। एयर कंडीशनर चालू होने के बावजूद भी उसे गर्मी लग रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने अंततः अपनी गहरी और कर्कश आवाज में कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम बहुत सुंदर हो, उसने कहा और झुककर अपना सिर उसकी गर्दन में रख दिया। वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसने अचानक उसे खींच लिया और अपना सिर उसकी गर्दन में रख दिया। उसके हाथ उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे और वह उसकी गर्दन में लिपटा हुआ था। जब उसकी ठंडी नाक उसकी गर्दन पर रगड़ी तो वह सिहर उठी। जब उसकी ठंडी नाक उसकी जलती हुई त्वचा पर रगड़ी तो वह कांप उठी, क्योंकि उसे अपने शरीर में चिंगारी महसूस हुई। हर बार जब वह उसे इस तरह छूता है तो वह चूल्हे पर जमी बर्फ की तरह पिघल जाती है। जब उसने अपने पतले होठों को उसकी दूधिया मुलायम त्वचा पर छुआ तो उसे एक झुंझुनी सी महसूस हुई। जब उसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्के हल्के चुंबन देने शुरू किए तो वह अनायास ही सिहर उठी। उसने गहरी सांस ली और अनजाने में अपनी गर्दन एक और झुका ली। वह मुस्कुराया और हल्के से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जब उसने अचानक उसे राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया तो वह चीख पड़ी। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए वह अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लेती है। वह उसे अपने बिस्तर पर ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह अपनी भारी और धुंधली आंखों से उसे देखता है और धीमी आवाज में कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये सोचने की हिम्मत मत करना कि तुम अब मेरी पकड़ से बच सकती हो, उसने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। वह चुपचाप उसकी ओर देखती रही और मुस्कुराई। जब उसने सिर नहीं उठाया तो उसने अपना सिर उठाया। उसने उसकी आंखों में देखा और सवालिया लहजे में अपनी बाहें उठाईं। उसने कुछ नहीं कहा और केवल हल्के से सिर हिलाया। लिवेई का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसके होठों पर कान से कान तक मुस्कान फैल गई। उसे मनाना सबसे मुश्किल काम था। उसे पता है कि अभी 6 महीने का समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या उन्हें 6 महीने तक इंतजार करना होगा जब वे एक दूसरे के साथ खुश होंगे? उनका मानना था कि 6 महीने तक इंतजार करना बेकार है, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ सहज हैं और एक अनुबंध से भी कुछ नहीं हो सकता। यदि वह उसे इतना परेशान करता है तो वह अगले दिन उस अनुबंध को फाड़ सकता है। वैसे भी वह अनुबंध उसके लिए एक बेकार कागज से अधिक कुछ नहीं है। वह उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उस लड़की से प्यार करेगा जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। वास्तव में कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उनका मानना था कि वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वे खुश हैं तो उन्हें 6 महीने तक इंतजार करने या भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस दिन को अपने आखिरी दिन की तरह जीना चाहिए। कौन जानता है कि अगले पल क्या होगा? हमें भविष्य के बारे में इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए, जबकि हमें यह भी नहीं पता कि हम उसे देख पाएंगे भी या नहीं। तुम इससे सहमत हो, है ना? तुम इसे वैसे ही स्थगित नहीं कर सकते जैसे तुमने सुबह किया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह ये पक्का करने की कोशिश कर रहा था कि वह मान गई है। उसे लगा कि उसने बस बात टालने के लिए ऐसा कहा था।
मैंने सुबह झूठ नहीं बोला था, हालांकि उस समय मुझे यकीन नहीं था, फिर भी मैंने झूठ नहीं बोला। आप मुझ पर विश्वास न करने का विकल्प चुन सकते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। लिवेई ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं अपनी प्यारी पत्नी पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता। जीमिंग उसकी बातें सुनकर हल्के से हंस पड़ी। उसका चमकता चेहरा देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जब वह उसके अनुरोध पर सहमत हुई तो वह कुछ भी नहीं सोच रही थी, बस वह जिस तरह से उसे देख रहा था वह सोच रही थी, वह उस लड़के को कैसे मना कर सकती है जो हर समय उसे अपनी गहरी चमकती आंखों से देखता रहता है। उसने देखा कि मॉल में उसने मॉल की दूसरी खूबसूरत लड़कियों की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। उसकी आंखें उस पर गोंद की तरह जमी हुई थीं। वह तो उसे अपना वर्तमान और भविष्य मान चुकी है, फिर इस झिझक की क्या जरूरत है। अध्याय 203। मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। लिवेई अपने दोनों हाथों को जीमिंग के बगल में रखकर उसके ऊपर लेटा हुआ था। वह प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए अपनी भावुक आंखों से उसे घूर रहा था। जब उसने सुना कि उसने सुबह जो कहा था वह झूठ नहीं बोल रही थी कि हम दोनों साथ सोएंगे, तो उसे इतनी खुशी हुई कि वह दौड़ के ट्रैक पर 20 चक्कर भी लगा सकता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ बात आई। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी ओर मुड़ते हुए उसके बगल में लेट गया। उसने अपने हाथ से अपने सिर को सहारा दिया और अनिश्चितता से उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर देखा और झिझकते हुए पूछा, जीमिंग, जिनविला वापस जाने के बाद हम एक ही कमरे में सोएंगे। अब से हम अलग अलग नहीं सोएंगे, ठीक है? उसने घबराहट से उसकी तरफ देखा और पूछा। उसे चिंता थी कि विला में वापस जाने के बाद वह अलग कमरों में सोने की जिद करेगी। वह अब उसके साथ अलग कमरे में नहीं सो सकता। वह उसे गले लगाना चाहता है और उसके साथ लिपट कर सोना चाहता है। जब वह शादीशुदा था तब भी वह कुंवारे की तरह क्यों सो रहा था? उसने सोचा कि अलग अलग कमरों में सोने का निर्णय लेना उसकी मूर्खता थी। उसके बगल में लेटी जीमिंग उसकी तरफ मुंह करके पलटी। उसके अजीब सवाल पर उसने आंखें घुमाईं। हम सोने से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और वह अभी भी अलग सोने के बारे में बात कर रहा था। उसने उसे उलझन में देखा और पूछा, क्या आप अलग सोना चाहते हैं? वह सचमुच समझ नहीं पा रही है कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। यदि वे सब कुछ करते हैं तो फिर वे एक ही बिस्तर और कमरे में एक साथ सोने से क्यों डरते हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि जिसका मुख रात की वह योजना बना रहा था उसके बाद उनका एक ही कमरा साझा करना स्वाभाविक है? या वह बाद में अलग सोना चाहता था? उसके मन में कई अजीब संभावनाएं आईं। उसने सोचा कि एक बार जब वे हम एक बिस्तर साझा कर लेंगे तो उनका एक साथ सोना स्वाभाविक है। जीमिंग का प्रश्न सुनते ही लिवेई ने जल्दी से इनकार में अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना और चूमना चाहता हूँ। जब जीमिंग ने उसके कठोर शब्द सुने तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। जब उसने अपनी पकड़ मजबूत की तो वह खुशी से चिल्ला उठी। उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया, जबकि उसने अपना हाथ उसके सिर के नीचे रख दिया, जबकि वह उसकी ओर मुंह करके खड़ी थी। वे दोनों इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की तेज धड़कनें सुन सकते थे। वह अंततः अपने अतीत से मुक्त हो रही थी और लिवेई को पूरी तरह से स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। लिवेई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कुछ मिनट बाद जीमिंग ने उसे दर्द से कराहते हुए सुना, क्योंकि वह किसी चीज़ को नियंत्रित कर रहा था। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह पसीने से लथपथ था। जब उसने उसकी हालत देखी तो वह चिंतित हो गई। वह तुरंत उठ बैठी और चिंता से उसकी ओर देखने लगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुम बीमार हो? वह उसकी हालत के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। लिवेई ने गहरी सांस ली और वह भी उठकर बैठ गया और शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ जीमिंग की ओर देखने लगा। जब जीमिंग ने उसके शर्मिंदा चेहरे को देखा तो उसे अजीब लगा। उसे क्या हुआ? वह उसके हाव भाव देखकर उलझन में पड़ गई। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और आखिरकार बोला, अम्मा, कोई बात नहीं, बस मैं अभी बहुत उत्साहित था, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा। जीमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था। तभी उसकी नज़र उसके निचले शरीर पर गई और जब उसने उसकी पैंट पर उभार देखा तो उसका शरीर स्तब्ध रह गया। ये देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, जाओ जल्दी से नहा लो। उस उभार को देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगर उसने ये समस्या नहीं सुलझाई तो पता नहीं क्या होगा। और वह उस तरह की गतिविधि करने की हालत में नहीं थी। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया क्योंकि वह उसकी तरफ देखने से बच रही थी। लिवेई ने जब उसे इस तरह प्रतिक्रिया करते देखा तो वह हल्के से हंस पड़ा। उसका लाल चेहरा इतना मनमोहक था कि वह अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामने और अपने पतले होठों को उसके मुलायम और मोटे होठों पर रखने से खुद को रोक नहीं सका। वह उसके होठों की मिठास से मंत्रमुग्ध हो गया। ये चुंबन शुरू में तो सौम्य और वांछनीय था, लेकिन बाद में भावुक हो गया। उसने उसके होठों को चूसते हुए अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी। उसने अपनी जीभ उसकी जीभ में फंसा ली और उससे खेलने लगा। जब उसने चुंबन समाप्त करने से पहले उसके होठों को हल्के से चाटा तो वह सिहर उठी। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर वह मुस्कुराया। जब वह उसकी बाहों में कांपती है तो उसे संतुष्टि का अनुभव होता है। उसके बाद वह तेजी से बिस्तर से उतरा। मैं नहाने जा रहा हूँ, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा, उसने खुद को उससे अलग करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर जीमिंग का कान लाल हो गया। जब वह बाथरूम में गया तो वह बिस्तर पर लेट गई और आंखें खोलकर छत को घूरने लगी। उसने सोचा कि इस दुनिया में आने के बाद से वह कितनी बदल गई है। उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गई है। झाओ मिंग एक सैन्य चिकित्सक और सैनिक की बेटी थी, इसलिए वह मार्शल आर्ट में पारंगत थी और उसमें अपने पिता के चिकित्सा कौशल भी थे। वह एक बुद्धिमान सुंदरी थी, लेकिन जब वह महल में दाखिल हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का रिश्तों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है।
वेंजू ने जियाओली को उसकी पृष्ठभूमि के कारण अधिक पसंद किया और महारानी होने के बावजूद हमेशा झाओमिंग को नीचा दिखाया। और सबसे बड़ी गलती जो उसने की वह ये थी कि उसने जियाओली को निर्दोष और भोला समझा। जियोली उसके सामने दयालु और भोला होने का दिखावा करता था, लेकिन हमेशा उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिश रचता रहता था। लेकिन इस दुनिया में कोई जियाओली और वेंजू नहीं है, केवल लिवेई और उसका प्यारा परिवार। वह ईश्वर का बहुत आभारी है क्योंकि उसने उसे नया जन्म दिया है। यह नया जीवन पहले के जीवन से बिल्कुल अलग था, जहां उसे लोगों से अपमान सहना पड़ता था। उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस यही था कि उसने वेंशू पर कभी कोई पलटवार नहीं किया। अगर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और महारानी डोवेगर के झूठे आरोपों का जवाब दिया होता तो शायद उसकी जिंदगी इतनी यातनापूर्ण न होती जितनी उसने झेली। अध्याय 204 दौड़ने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी मेरी प्यारी पत्नी। जब लिवेई बाथरूम से बाहर आया तो उसने अपनी कमर पर तौलिया लपेट रखा था और उसका मांसल शरीर दिखाई दे रहा था। उसके बाल गीले हो गए थे और पानी की एक बूंद उसके बालों से उसकी छाती तक आ गई थी। जीमिंग जो बिस्तर पर पीठ के बल लेटी हुई थी उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। उसके पेट और मांसल शरीर को देखकर उसका गला सूख गया। उनका शरीर वाकई कला का नमूना था। वो ज्यादा कसरत नहीं करते, फिर भी उनका शरीर ऐसा ही है। वह चुपचाप बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गई और अपने हाथ गोद में रखकर उसके शरीर को देखने लगी। लिवेई बाथरूम से बाहर आया और एक छोटे तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी महिला पर पड़ी जो उसके शरीर को देखकर लार टपका रही थी। उसके होंठ संतुष्टि से मुड़ गए। वह उसके सामने आया और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम इसे छूना चाहती हो? जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की उसने जीमिंग के हाथों को जो उसकी गोद में रखे थे पकड़ लिया और उन्हें अपने पेट की मांसपेशियों की ओर निर्देशित किया। जीमिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि वह उसके शरीर को छू पाती उसने तुरंत अपना हाथ उसकी पकड़ से खींच लिया और जल्दी से बिस्तर से उतर गई। जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उसके कान लाल हो गए। लिवेई जानता था कि वह सुंदर था, लेकिन जब उसने उसे अपने शरीर पर लार टपकाते देखा तो उसे एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई। कौन सा पुरुष ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी महिलाएं उसके रूप की प्रशंसा करें और उससे प्रसन्न हों। जिस तरह से महिलाएं सजना संवरना पसंद करती हैं और अपने प्रेमी के लिए सुंदर दिखना चाहती हैं, पुरुषों के साथ भी यही बात है। जब वह उसे अनदेखा करते हुए अलमारी की ओर चली गई तो लिवेई ने उसे आश्चर्य से देखा। उसने जल्दी से अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर दौड़ते हुए कहा, मैं नहाने जा रही हूँ। जब उसने उसे डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह बाथरूम में भागते देखा तो वह हंस पड़ा। वह उसके चेहरे पर घबराहट देख सकता था। भागने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी मेरी प्यारी पत्नी। जब तक तुम्हारा मासिक धर्म खत्म नहीं हो जाता तुम जितना चाहो छिप सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा? जब उसने उसे बाथरूम में भागते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह बुदबुदाया। जब जीमिंग स्नान करने के बाद बाथरूम से बाहर आई तो उसने महसूस किया कि कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा कि लिवेई नीचे चला गया होगा, इसलिए वह ड्रेसिंग टेबल पर गई और अपने चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए कुछ नाइट क्रीम लगाए। इस दुनिया में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये उत्पाद काफ़ी अच्छे हैं और इस्तेमाल में आसान हैं। इससे उनकी त्वचा की कोमलता और शुद्धता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है, अन्यथा इस दुनिया में इतना प्रदूषण है कि प्रदूषण के कारण उनकी त्वचा काली पड़ जाती। उसने लिप बाम से अपने होठों को नमीयुक्त किया। जब उसने लिवेई को कमरे में प्रवेश करते देखा तो उसने अपना सिर घुमा लिया। वह उसके पास गया और उसे एक कप दिया। उसने कप की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? वह इस बात को लेकर उलझन में थी कि वह रात में उसके लिए पीने के लिए क्या लाया था। उन्होंने बिस्तर के किनारे पर टैबलेट के साथ बैठते हुए कहा, यह अदरक और शहद वाला गर्म पानी है। यह आपके मरोड़ में भी आराम देगा। ठंडा होने से पहले इसे पी लो। जीमिंग ने अपनी कोमल आंखों से उसकी ओर देखा। यह आदमी निश्चित रूप से जानता है कि मुझे कैसे लाड़ प्यार करना है। ये पहली बार था कि किसी ने उसके प्रति इस तरह का स्नेह दिखाया था। उसने झटपट अदरक और शहद वाला पानी पी लिया। इससे उसके शरीर को गर्मी मिली और ऐंठन भी कम हुई। वह बिस्तर के दूसरी ओर चली गई और कंबल में घुस गई। उसने अपना ईमेल चेक करने के लिए फ़ोन उठाया। जीमिंग की याददाश्त की बदौलत वह इस दुनिया की तकनीक के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रही। वह अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि यह सबसे आम भाषा थी जिसका हर कोई उपयोग करता था। यदि वह दूसरों के साथ रहते हुए अंग्रेजी पढ़ने में असफल रही तो वह लोगों के सामने खुद को मूर्ख नहीं बना सकती। जब उसने अपने इनबॉक्स में तांग नियान का मेल देखा तो उसे दोपहर में हुई बातचीत का एहसास हुआ। कल उसे ग्लोबल वर्ल्ड में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना था। उसने मेल खोला और उसमें वह अनुबंध पाया जो उसने पढ़ने के लिए भेजा था। उसने उसे खोला और अंग्रेजी में लिखा अनुबंध देखकर हैरान रह गई। हालांकि वह सीख रही थी और उसे समझने लगी थी। जीमिंग की यादें उसके लिए बहुत मददगार थीं, लेकिन उसे अभी भी इससे परेशानी हो रही थी। वह संदेश या ईमेल पढ़ने के लिए बुनियादी अंग्रेजी पढ़ सकती है, लेकिन वह अनुबंध में पेशेवर अंग्रेजी नहीं समझ सकती। और ऐसे बहुत से शब्द थे जो उसके लिए विदेशी थे। उसने अपनी तरफ देखा और पाया कि लिवेई ध्यान से अपने टैबलेट में देख रहा था। वह इस समय उसे परेशान नहीं कर सकती। उसने उसकी ओर देखा और पहले उसका काम खत्म होने का इंतजार किया, लेकिन लिवेई उससे परेशान हो रहा था क्योंकि वह अपनी बड़ी बड़ी पिल्ला जैसी आंखों से उसे घूर रही थी। उसने आह भरी और अपना टैबलेट एक तरफ रख दिया और उसकी ओर मुड़ा। क्या तुम्हें कुछ कहना है? उसने उसकी ओर चमकती आंखों से देखा और कहा, आह, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? उसने उससे मदद मांगने से पहले उससे पूछा। उसने असहाय भाव से उसकी ओर देखा और आह भरते हुए कहा, जब तुम मुझे अपनी भावुक निगाहों से देखती रहती हो तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ? उसने उसके मोटे गालों पर चुटकी काटते हुए कहा। आह! वह दर्द से कराह उठी और हल्के से अपना चेहरा रगड़ने लगी। वह उस पर हंसा और बोला, क्या बात है? आह! तांग नियान चाहता था कि मैं कल अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं और उसने मुझे पढ़ने के लिए अनुबंध भेजा है।
और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो क्या तुम इसे चेक करने में मेरी मदद कर सकते हो? उसने उसे अपना फ़ोन देते हुए पूछा। जब वह उससे अनुरोध कर रही थी तो उसकी आंखें चमक रही थीं। जब उसने उसकी मनमोहक अभिव्यक्ति देखी तो उसका दिल पिघल गया। जब वह ऐसा चेहरा बना रही है तो वह उसके अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता है? उसने अपना टैबलेट उठाया और उस पर उसका मेल खोला तथा अनुबंध की सामग्री पढ़ी। वह इतने ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ रहा था कि ज़ीमिंग अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रही थी। पुरुष तब सबसे सुंदर दिखते हैं जब वे दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं। अध्याय 205 पुत्रवत पति। अनुबंध पढ़ने के बाद लिवेई ने उसकी ओर देखा और कहा, ये ठीक है, लेकिन तांग नियान से कहो कि वह अपने अनुबंध में एक खंड जोड़ दे कि तुम कोई चुंबन दृश्य या बिस्तर दृश्य नहीं करोगी। इसके अलावा सब ठीक है, उसने अपने स्वर में ठंडेपन के साथ कहा जब उसने सोचा कि क्या उसे अन्य पुरुषों के साथ चुंबन दृश्य शूट करना होगा। किसी दूसरे आदमी द्वारा उसे छूने या उसके मोटे ताजे होठों को चूमने के विचार मात्र से ही उसका खून खौल उठता था। सिर्फ वही उन गुलाबी मुलायम होठों को चूम सकता था, किसी और को उन होठों को छूने की इजाज़त नहीं थी। जब ज़ीमिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। चुंबन दृश्य? मुझे अभिनय के लिए किसी और को चूमना होगा? उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस दुनिया को और अधिक समझने के लिए उसने कई फिल्में और नाटक देखे हैं और जब भी चुंबन दृश्य दिखाई देते हैं तो वह उसे न देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा जैसे वह उनके निजी मामलों में दखल दे रही है। उन्हें चुंबन करते देख उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे चूम सकते हैं जिससे वो प्यार ही नहीं करते? इस दुनिया में जहां रियल लाइफ ने वास्तविकता को पीछे छोड़ दिया है, कई अभिनेता चुंबन दृश्यों को फिल्माने के लिए देवदूत का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें स्क्रीन पर वास्तविक रूप से चुंबन करना पड़ता है। उसने वे चुंबन दृश्य देखे थे और जब उसने किसी अन्य पुरुष को चूमने की संभावना के बारे में सोचा तो उसका मन अंधकार में चला गया। वह लिवेई के अलावा किसी अन्य पुरुष को चूमने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह उसका पति था, इसलिए ये ठीक है, वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे चूम सकती है जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं? जब लिवेई ने उसके चौंकने वाले शब्द सुने तो वह उसकी ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। क्या उसने इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? जब उसे सिर्फ इसी बात की चिंता थी तो वह इस बारे में कैसे नहीं सोच सकती? उसे पता है कि मनोरंजन उद्योग कितना साहसी और खुला है, और उसे उस उद्योग में काम करने की अनुमति देना उसके लिए पहले से ही कठिन था, और इसके अलावा वह उसके अन्य पुरुषों के करीब होने के बारे में चिंतित था। ऐसा नहीं है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है, पर उसे किसी और मर्द पर भरोसा नहीं है। वो इतनी खूबसूरत है तो उसे चैन कैसे मिल सकता है? लिवेई ने उसके आश्चर्य भरे भाव को देखा और उसकी भोली भाली छवि देखकर और अधिक चिंतित हो गया। वह अपने मासूम और साफ दिल के साथ इस क्रूर उद्योग में कैसे जीवित रह सकती है? वह पहले से ही उसे फिल्म में अभिनय करने देने के अपने फैसले पर पछता रहा था। लिवेई ने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हें इन दृश्यों को शूट करने की ज़रूरत नहीं है। तांग नियान से कह दो कि तुम कोई भी चुंबन दृश्य और बिस्तर दृश्य शूट नहीं करोगे, ताकि वह उन फिल्मों को न ले जिनमें चुंबन दृश्य और बिस्तर दृश्य ज़रूरी हों। ठीक है, उसने गंभीरता से कहा, उसे सब कुछ साफ साफ समझाना होगा ताकि वह दूसरों के झांसे में न आए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि वह मनोरंजन उद्योग की कार्यप्रणाली से इतनी अनभिज्ञ कैसे हो सकती हैं। क्या उसने विदेश में डिज़ाइनर के साथ काम नहीं किया था और एक बार रनवे पर मॉडल के तौर पर भी नहीं चली थी? उसे सबसे ज़रूरी बात कैसे पता नहीं? अगर मैंने उनसे अनुबंध में ये खंड जोड़ने के लिए नहीं कहा होता तो उन्हें वे दृश्य भी शूट करने पड़ते। ज़ीमिंग ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली जब उसने सुना कि उसे इन दृश्यों को शूट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वह समझती थी कि अभिनय भी नृत्य, चित्रकला या गायन की तरह ही कला का एक रूप है। इसलिए ऑडिशन पास करने के बाद से ही उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ और अभ्यास कर रही थी। वह दूसरों के सामने खुद को सिर्फ इसलिए मूर्ख नहीं बनाना चाहती क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं है। तांग नियान ने उसे बताया था कि वह मिस्टर हान की फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की सारी औपचारिकताएं संभाल लेगी, इसलिए वह इस पहलू को लेकर निश्चिंत थी। ज़ीमिंग ने लिवेई की ओर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उसे कल बताऊंगी। अब सोते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कल सुबह 11 बजे ग्लोबल वर्ल्ड जाना है। उसने बिस्तर पर लेटे हुए खुद को ढकने के लिए कंबल खींचते हुए कहा। लिवेई भी मुस्कुराया और टैबलेट को एक तरफ रख दिया और उसके बगल में लेट गया। जब वह बिस्तर पर लेट गया तो उसने उसकी तरफ करवट ली और उसे अपने करीब खींच लिया। ज़ीमिंग, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, आश्चर्यचकित रह गई जब उसका हाथ उसके पेट तक पहुंच गया और उसने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी पीठ उसकी मजबूत मांसपेशियों वाली छाती को छू रही थी और वह उसे कसकर गले लगाकर सो रहा था। जब उसने उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस किया तो उसके कान लाल हो गए। जब उसके हाथ उसके पायजामा के नीचे गए और उसकी नंगी त्वचा को छुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसके ठंडे हाथ उसकी जलती हुई गर्म त्वचा से छुए तो वह सिहर उठी। अब वह उसके साथ सोने से डर रही थी क्योंकि उस समय उसकी माहवारी चल रही थी और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि उसके मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद ही ऐसा किया जाएगा। लेकिन वह पहले से ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्या कर रहे हो तुम? उसने हकलाते हुए धीमी आवाज में कहा। लिवेई, जो अपने ठंडे हाथों से उसके पेट को रगड़ रहा था, उसे उसकी सिहरन महसूस हुई और वह मुस्कुराया। मैं तो बस तुम्हारी ऐंठन को शांत करने के लिए तुम्हारे पेट को सहला रहा था। मैंने पढ़ा है कि इससे दर्द कम होता है। उसने उसके पेट को सहलाते हुए और उसके शरीर की कोमलता को महसूस करते हुए कहा। उसके स्पर्श से उसे सहजता महसूस होने के बजाय बेचैनी हो रही थी। हालांकि इससे उसका दर्द तो कम हो रहा था, लेकिन उसकी हरकतों से उसे जो खतरनाक एहसास हो रहा था उसका क्या? उसके हाथ उसके पेट को गोलाकार गति में रगड़ रहे थे जो ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। वह अपने पायजामे के ऊपर से उसके हाथों को अपने स्तन की ओर बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी।
वह घबराहट में घबरा गई और उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसे डर था कि चिंता का ये साधारण कार्य किसी खतरनाक घटना को जन्म दे देगा, लेकिन लिवेई ने अपने हाथ पीछे नहीं खींचे और कहा, आप बुरा मत मानिए, बस सो जाए, मुझे जो करना है मैं करूँगा। एक पतिव्रता पति होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी की ऐंठन को कम करने में उसकी मदद करूँ। उसने उसे तर्क दिया। जीमिंग उसके शब्द सुनकर अवाक रह गई। उसे क्या करना था? पतिव्रता, ये कैसी बकवास कर रहा है? उसकी बातों में जरा भी ईमानदारी नहीं है। मैं तो बस उसके छिपे हुए इरादे सुन सकती हूँ। उसकी हरकतों पर वह मन ही मन बुदबुदाए। यह आदमी सचमुच बात करना जानता है। लिवेई जो खुशी खुशी अपने हाथों से उसके पेट को रगड़ रहा था, जो इधर उधर हिल रहे थे, उसकी ठंडी और अलग आवाज़ सुनकर उसकी हरकतें रुक गईं। अगर तुम अपनी यही हरकत जारी रखोगी तो उन बातों को भूल जाओ जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तुम अपने कमरे में वैसे ही सोओगे जैसे हम जिन विला वापस जाने पर सोते थे, उसने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा। लिवेई ने जब उसकी बातें सुनी तो उसकी हरकतें थम सी गईं और उसने चुपचाप अपना हाथ उसके पायजामे के ऊपर से खींच लिया। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था और वह सोने के लिए दूसरी तरफ करवट बदल गया। वह एक क्षण की खुशी के लिए जोखिम नहीं उठा सकता और अपनी दीर्घकालिक खुशी को खतरे में नहीं डाल सकता। उसे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना था। वह अलग अलग कमरों में नहीं सो सकता था। जब उसने अपना हाथ खींचा तो जीमिंग मुस्कुराए और सोने के लिए मुड़ गई। वह समझ नहीं पा रही है कि रोए या हंसे। वह सचमुच एक व्यापारी है। उसे पता है कि किस सौदे में उसे सबसे ज्यादा मुनाफा है। वह उसके व्यवहार के बारे में सोचकर हंस पड़ी। अध्याय 206। मैंने कब से उससे कुछ वादा किया है। अगले दिन सुबह जब जीमिंग उठी तो वह तरोताज़ा और बेहतर महसूस कर रही थी। उसने अपनी तरफ देखा तो पाया कि लिवेई वहां नहीं था। वह आलस से उठकर बिस्तर से उतर गई। वह बाथरूम की ओर चली, लेकिन जब उसकी नज़र बेडसाइड टेबल पर पड़े नोट पर पड़ी तो वह रुक गई। उसने पीले रंग का चिपका हुआ नोट उठाया जिस पर लिखा था, मेरी सोई हुई सुंदरी, नीचे आओ, तुम्हारा राजकुमार नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब उसने वह मूर्खतापूर्ण नोट पढ़ा तो वह हंस पड़ी और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। तैयार होने के बाद उसने आखिरी बार खुद को आईने में देखा, अपने बाल ठीक किए और साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर नीचे चली गई। जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि सभी लोग खाने की मेज पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि सब उसका इंतजार कर रहे थे। वह थकी हुई थी और सुबह देर से उठी। यहाँ तक कि लिवेई ने भी उसे नहीं जगाया। वह उसे जगाना नहीं चाहता क्योंकि वह शांति से सो रही थी और उसे लगा कि उसे और अधिक आराम की जरूरत है। वह जल्दी से नीचे खाने की मेज की ओर गई और माँ जिन के पास गई। माँ, मुझे आप सभी को मेरा इंतजार कराने के लिए माफ़ करना, मैं सुबह देर से उठी। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा। मदर जिन, जो मेज पर बर्तन रख रही थी, जीमिंग की ओर देखने लगी और शांत भाव से बोली, ओह कॉमन, तुम्हें ये सब औपचारिकताएं करने की ज़रूरत नहीं है। देर से उठने में क्या बड़ी बात है। युवा लोगों को कुछ और सोना चाहिए। ये कहते हुए उसने उसकी ओर आंख मारी। जीमिंग ने असमंजस से उसकी तरफ देखा। फिर उसने सबकी तरफ देखा। वे उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे और खिलखिला रहे थे। सबको क्या हो गया है? वे क्या सोच रहे हैं कि इस तरह हंस रहे हैं? उसने लिवेई की ओर देखकर पूछा कि क्या हुआ। हर किसी के चेहरे पर अजीब भाव थे। लिवेई जो उसकी ओर देख रहा था, उसने अपना सिर हिलाया, मानो कह रहा हो कि उन पर ध्यान मत दो। उसने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। यह क्या स्थिति है? माँ जिन की मदद करने के बाद वह लिवेई के पास कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी कोहनी उसके हाथ पर मारी और धीमी आवाज में बोली, क्या हो रहा है? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिनलियांग जो उसके सामने बैठा था खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और बोला, तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? जीमिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकती हो। उसने कहा क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपका क्या मतलब है? माँ जिन ने जिनलियांग को चुप कराने के लिए उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। लेकिन जिनलियांग ने जीमिंग की ओर देखा और कहा, जीमिंग, मैंने सोचा था कि कम से कम तुम मेरे प्रति वफादार हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और भाई के पक्ष में चली गई। उसने असमंजस में उसकी ओर आंखें झपकाईं। वह क्या बकवास कर रहा है? जिनलियांग उसके मासूम चेहरे को देखकर नाराज हो गया और बोला, तुम मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मैंने कल रात सब कुछ देख लिया था। उसने आत्मविश्वास से कहा जिससे दादाजी ने वह पानी थूक दिया जो वह पी रहे थे। अपने बेटे की बातें सुनकर माता जिन भी हैरान रह गईं। जीमिंग की आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब उसने उससे पूछा, तुमने क्या देखा? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि इस बेवकूफ़ जीजा ने सबको क्या बता दिया है। वह लिवी की ओर देखने लगी जो चुपचाप अपना नाश्ता खा रहा था। जब उसने उसके शांत और संयमित भाव देखे तो वह अवाक रह गई। जिनलियांग ने जीमिंग की ओर देखा और कहा, हाँ, तो तुम निर्दोष होने का नाटक करना चाहती हो? क्या तुम मुझे धोखा देने से पहले कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम कुछ दिनों तक अपने भाई के साथ नहीं सोगी? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम मेरे साथ गलत करने के लिए उसे सजा दोगी? वह हताश होकर चिल्लाया। अचानक कमरे का माहौल ठंडा और अजीब हो गया। माँ जिन और दादा और पिता जिन ने एक दूसरे को असहजता से देखा। ये बेवकूफ़ लियांग पता नहीं कब अपना मुंह बंद कर ले। सभी लोग उसे मन ही मन डांट रहे थे। सबको पता है कि उसने कल रात क्या देखा था। उसने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे लिवेई ने उसे जीमिंग से दूर रखने के लिए उसे प्रताड़ित किया और कैसे जीमिंग ने उसे धोखा दिया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि कैसे लिवेई ने उसे कमरे में खींच लिया था। जब वह थोड़ी देर के लिए बाहर आया तो उसने उन्हें साथ साथ अंदर जाते देखा। जब जिनलियांग ने सुबह माँ जिन को ये बात बताई तो वह हंसना बंद नहीं कर सकी।
पिता जिन और दादाजी भी खुश हुए जब उन्होंने उन्हें बताया कि माँ जिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। सभी खुश थे कि उनका रिश्ता अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तभी उन्हें अपना पोता पोती मिलेगा। लेकिन लियांग उनकी गुस्से की बजाय खुशी भरी प्रतिक्रिया देखकर परेशान हो गया। वह चाहता था कि वे उसके पक्ष में हों और लीवेई और ज़ीमिंग से नाराज़ हो जाए, लेकिन नाराज़ होने के बजाय उन्होंने उसे सब कुछ छोड़ देने को कहा। अल्पविराम, जब ज़ीमिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद नहीं कि 2 दिनों में उसे कितनी बार इस तरह शर्मिंदा होना पड़ा। ये तो जिन मैंशन में उसके दूसरे दिन की शुरुआत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस तरह के माहौल की आदत रोजाना डाल लेनी चाहिए। जिन लियांग ने उसकी आंखों में दोषी भाव देखा और घमंड से बोला, मैंने देखा जब तुम दोनों कमरे में गए थे। क्या तुम्हें अतिथि कक्ष में नहीं जाना चाहिए या उसे वहां भेज देना चाहिए ताकि तुम मुझसे किया वादा निभा सको? उसने बेवजह उससे बहस की। ज़ीमिंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह निराशा से उसे देखती रही। काश मैं इस बेवकूफ़ लियांग का गला घोंट सकती। जिस तरह से उसने सबको बताया, उससे वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। सबके चेहरे के भाव देखकर वह समझ गई कि उसने कल रात की घटना प्रसारित कर दी है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने अपने बगल से एक मर्दाना और शांत आवाज़ सुनी, उसने तुमसे कब कोई वादा किया था? और मैं अतिथि कक्ष में क्यों सोऊंगा? वह मेरी पत्नी है और वह मेरा कमरा था, इसलिए तुम वहां से दूर रहो। उसने ठंडे स्वर में लियांग से कहा, मत भूलो कि वो मेरी पत्नी है। वो तुम्हारे लिए मुझसे क्यों लड़ेगी? अगर तुम्हें ये गलत लगता है तो पहले अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना लो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। उसने बेपरवाही से कहा। माँ जिन को लगा कि उनका बेटा इस समय बहुत क्रूर हो गया है। उसे ये शब्द कहने में कोई शर्म नहीं आई। वह जानता है कि अपने क्षेत्र को कैसे चिन्हित करना है। जिन लियांग का खून गुस्से से उबल रहा था। उसके भाई ने उसकी नाजुक जगह पर कील ठोक दी थी। सच में वह इस बात से परेशान था कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं था, यहाँ तक कि उसका परिवार भी ज़ीमिंग का साथ दे रहा था। वह इस बड़े परिवार में खुद को अकेला महसूस करता है। क्या गर्लफ्रेंड होना इतनी बड़ी बात है? जिन लियांग ने मन ही मन सोचा। दादाजी ने पल को हल्का करने के लिए हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है, अब बहस करना बंद करो। लियांग, तुम अपने भाई के निजी मामलों में दखल मत दो। उन्होंने उसे डांटा। हालांकि उन्होंने लियांग की भी प्रशंसा की कि उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन अब वह दूसरों के सामने एक परिपक्व बुजुर्ग की तरह व्यवहार कर रहा था। यहाँ तक कि मदर जिन भी बोली, लियांग, ये कैसा व्यवहार है? क्या तुम अपनी भाभी से ऐसे बात करते हो? अब जल्दी से उनसे माफ़ी मांगो। उन्होंने उसे घूर कर देखा। ज़ीमिंग के सामने सभी के बदलते रवैये को देखकर लियांग अवाक रह गया। वह पिता जिन की ओर सहायता मांगने के लिए मुड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सिर उससे दूर कर लिया। लियांग अंडरस्को, जब उसने उन्हें घटना बताई तो सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब वे उसे डांट रहे हैं। इनमें कोई नैतिकता नहीं है। ये ट्रैफिक लाइट के रंग की तरह करवट बदलते हैं। हम्फ, जिन लियांग ने झुंझलाहट में अपना सिर घुमा लिया। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसके पूरे परिवार ने एक ही पल में उसे धोखा दे दिया, जबकि ज़ीमिंग ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वह उनका सामना करने में बहुत शर्मिंदा थी। जिन लियांग के शब्दों से यह निश्चित हो गया था कि कल रात कुछ हुआ था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। माँ जिन ने उसकी ओर देखा और कहा, ज़ीमिंग, उसकी बातों की चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता खा लो। उन्होंने उसके कंधे पर थपथपाया। ज़ीमिंग ने अजीब तरह से मुस्कुराकर अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। जब उसने सभी बर्तनों को देखा तो उसके हाथ हवा में ही रुक गए। सभी व्यंजन पौष्टिक थे और शरीर को गर्म रखने के लिए अच्छे थे। तो उन्हें लगता है कि हमने ये कल रात किया था। सारे बर्तन देखकर उसे अभी रोने का मन हुआ। दोनों भाई एक जैसे हैं। उन्हें बेशर्म शब्द का मतलब भी नहीं पता। वे हमेशा बेशर्मी से व्यवहार करते हैं और उसे शर्मिंदा करते हैं। नाश्ता उसके लिए घुटन भरा और अजीब था, जबकि लिवेई ने अपना नाश्ता ऐसे खाया जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। वह अत्यंत शांत एवं तनाव मुक्त था। दूसरी ओर दूसरा लड़का खाते समय उसे अजीब निगाहों से देख रहा था, मानो कह रहा हो कि वह उसे धोखा देने के लिए माफ़ नहीं करेगा। ज़ीमिंग अंडरस्को, मैंने कब से उससे कोई वादा किया था? इस आदमी की कल्पनाएं बहुत अजीब हैं। वह सोच रही थी कि आखिर उसने उसे गलत क्यों समझा। अध्याय 207, आपका राजकुमार आपको लेने आएगा। नाश्ते के बाद ज़ीमिंग और लिवेई ग्लोबल वर्ल्ड के लिए रवाना होने के लिए अपनी सीटों से उठे, तभी जिन लियांग उनके पीछे लिविंग रूम में चले गए और बोले, मैं भी अपने मैनेजर और डायरेक्टर के साथ अगले प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग के लिए जा रहा हूं और ग्लोबल वर्ल्ड मेरे रास्ते में ही है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे छोड़ सकता हूं। वैसे भी हम उसी रास्ते जा रहे हैं। उसने जेबों में हाथ डाले हुए शांत भाव से कहा। उसने अभी अभी जिन लिवेई को फ़ोन पर यह कहते सुना था कि उसकी एक मीटिंग है और वह उसे ग्लोबल वर्ल्ड में छोड़ने के लिए उसे स्थगित कर रहा है। ज़ीमिंग ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या वह अभी मुझ पर विश्वासघात का आरोप नहीं लगा रहा था? वह मुझे इस मनोदशा में कैसे छोड़ सकता है? लिवेई ने लियांग की ओर देखा और अपने शब्दों पर विचार करने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मदर जिन उनके पास आई और लिवेई से कहा, लियांग सही कह रही है, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, वह उसे ग्लोबल वर्ल्ड भेज देंगे। वे वैसे भी उसी रास्ते जा रहे हैं, ज़्यादा मत सोचो, उसने जिन लिवेई के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। आज सुबह उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, लेकिन उसने पहले उसे छोड़ने का निर्णय लिया और फिर वह ऑफिस जाएगा। समय उसके समय से मेल नहीं खा रहा था, लेकिन उसे अकेले वहां भेजने की चिंता थी। और अब जब जिन लियांग ने यह बात उठाई तो उसने इसके बारे में सोचा। अकेले जाने से बेहतर है कि लियांग के साथ चला जाए। इससे उसका समय भी बचेगा और उससे भी बढ़कर वह जिन लियांग के साथ सुरक्षित रहेगी। लिवेई ने ज़ीमिंग की ओर देखा और उसके विचार जानना चाहा कि क्या वह इस सेटिंग से सहमत है या नहीं। ज़ीमिंग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम पहले ऑफिस जाओ, वह मुझे छोड़ देगा, चिंता मत करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लिवेई अभी भी उसके बारे में चिंतित था।
उसे बुरा लग रहा था कि वह उसके साथ काम पर नहीं जा सका, इसलिए उसने लियांग की ओर रुख किया। तुम उसका ख्याल रखना, लापरवाही से गाड़ी मत चलाना और गाड़ी चलाते समय अपना चेहरा ढक कर रखना, वरना लोग ज़ीमिंग को तुम्हारे साथ जोड़ देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता, उसने सख्ती से कहा। और रास्ते में बकवास मत करना, बस अपना मुंह बंद करके गाड़ी चलाना, उसने भावशून्य भाव से कहा। जब मदर जिन ने अपने भाई की बातें सुनकर लियांग के चेहरे पर क्रोध देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। जब बात दूसरों की आती है तो लिवेई अपने शब्दों में बहुत क्रूर हो जाता है। जिन लिवेई को डर था क्योंकि जिन लियांग एक लोकप्रिय सार्वजनिक हस्ती थे। उनके लिए कांड होना स्वाभाविक था, लेकिन ज़ीमिंग एक फिल्म में काम करने वाली थी और इस समय कोई भी कांड उनके लिए खतरनाक हो सकता था। इससे उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक लड़की के रूप में सारी आलोचना ज़ीमिंग पर होगी और कुछ प्रशंसक अपने आदर्शों के प्रति पागल हो जाएंगे। वह भी इन घोटालों को लेकर चिंतित था। वह चिंता से बच नहीं सकता क्योंकि कभी न कभी ज़ीमिंग को भी ऐसा ही कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी वह उसके दिमाग को चीज़ों पर ध्यान न देने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है, ताकि भविष्य में जब ऐसा कुछ हो तो उस पर इसका कोई असर न हो। जिन लियांग ने अपने भाई की बातें सुनकर उसकी ओर देखा और आंखें घुमाईं। क्या उसे इतनी दूर जाना होगा? वह तो बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली है, लेकिन क्या इस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक व्यवहार करने की ज़रूरत है? जिन लियांग यह नहीं बता सका कि उसके सामने खड़ा आदमी उसका भाई था या नहीं। वह हमेशा की तरह ठंडा और घमंडी था, लेकिन जब वह ज़ीमिंग से बात करता है तो उसका स्वर कोमल हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। उन्हें इस हालत में देखकर उसे घिन आती है। जब वह उसे छोड़ देना चाहता है तो क्या हो सकता है? जिन लियांग ने उसके अनुचित शब्दों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और केवल उसके शब्दों पर सिर हिला दिया। फिर वह ज़ीमिंग की ओर मुड़ा। मैं कार लेने जा रहा हूँ, तुम बाहर मेरा इंतजार कर सकती हो। वह शांत भाव से हवेली से बाहर निकला और पार्किंग में चला गया। लिवेई भी जिन लियांग के साथ चला गया क्योंकि ड्राइवर एक अन्य कार के साथ लिवेई को छोड़ने आया था। अपनी कार में बैठने से पहले लिवेई ने जिन लियांग की ओर देखा जो पार्किंग की ओर जा रहे थे और कहा, मेरी बात याद रखना, उनसे बात करते समय 1 मीटर की दूरी बनाए रखना। लियांग _... अंत में जिन लिवेई जिन कॉर्पोरेशंस में चले गए और लियांग ने ज़ीमिंग को ग्लोबल वर्ल्ड में छोड़ दिया। वह काले रंग की मर्सिडीज चलाते हैं जो शानदार और आकर्षक है। जब वह ग्लोबल वर्ल्ड के सामने रुके तो वह ग्लोबल वर्ल्ड के प्रवेश द्वार के सामने नहीं रुके, बल्कि सड़क के विपरीत दिशा में रुके। वो एक सेलिब्रिटी थे और अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसके अलावा ज़ीमिंग का महंगी कार से बाहर निकलना, जब किसी को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता ही नहीं था, उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं था। वह बाद में पछताने से बचने के लिए सतर्क रहना चाहता था। जब ज़ीमिंग कार से उतरी तो वह उसकी तरफ मुड़ी और उसने उसके लिए काली खिड़कियां नीचे कर दीं। ज़ीमिंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए शुक्रिया, अब तुम्हें भी जाना चाहिए, उसने विनम्रता से उससे कहा। जिन लियांग ने उसकी तरफ देखा। उसके हाव भाव अभी भी तीखे थे, लेकिन वह कोशिश कर रहा था कि वह चिड़चिड़ा ना हो। उसने सहजता से उसकी ओर देखा और कहा, हम इंटरव्यू के बाद अगर मैं फ्री ना होऊं तो तुम टैक्सी ले लेना। अगर मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। लिवेई ने उससे उसे भी ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह तब तक मुक्त हो पाएगा या नहीं। ज़ीमिंग ने उसे क्षमा याचना भरी नज़रों से देखा और कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने लिए टैक्सी बुला सकती हूँ। तुम आराम से जाकर अपनी मीटिंग में शामिल हो सकते हो, मैं अपने आप जिन हवेली जा सकती हूँ, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लियांग ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में सिर हिलाया। जब आपके पास आपका प्यारा पति है तो आपको अन्य लोगों से देखभाल की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा राजकुमार तुम्हें लेने आएगा, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ज़ीमिंग ने उसके खट्टे चेहरे को देखा और आह भरी, यह आदमी कितना बचकाना है, इसे लंबे समय तक द्वेष रखना पसंद है। उसके बाद जिन लियांग गाड़ी चलाकर चली गई और जब उसने कार को देखा तो वह आह भरकर चली गई जो एक पल में उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। वह सड़क पार करके कार्यालय में दाखिल हुई, तभी उसकी टक्कर किसी से हो गई और उसके कदम लड़खड़ा गए। वह लगभग गिर ही गई थी कि तभी एक हाथ आगे बढ़ा और उसे थाम लिया तथा गिरने से बचा लिया। अध्याय 208। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? जब ज़ीमिंग ने कार्यालय में प्रवेश किया तो वह किसी से टकरा गई और उसके कदम कुछ लड़खड़ा गए, तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह गिरने से बच गई। अगर किसी ने उसका संतुलन बनाने के लिए उसके हाथ न पकड़े होते तो वह गिर जाती। वह मूल रूप से इतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन ज़ीमिंग का शरीर झाओमिंग जितना मजबूत नहीं है और वह अपने चक्र के दौरान विशेष रूप से कमज़ोर महसूस करती थी। जिस आदमी से वह टकराई थी वह भी काफ़ी बड़ा था और अपने साथ बहुत सारे बक्से लेकर चल रहा था। वह डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से टकरा गई और उसके हाथों में रखे डिब्बों के बल के कारण वह लगभग गिर गई। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और माफ़ी मांगते हुए अपने बक्से उठाने लगा। यदि जियो याओ ने उसे पकड़ न लिया होता तो वह गिर जाती और सबके सामने शर्मिंदा हो जाती। उसने गुलाबी रंग का ब्लाउज और हल्के नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। पूरा लुक उसे जवान और खूबसूरत दिखा रहा था। जब वह स्थिर हुई तो उसने जियो याओ की ओर देखा जो चिंता में उसे देख रहा था और उसने ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप न होते तो मुझे बहुत चोट पहुंचती, उसने जियो याओ की तरफ देखते हुए कहा। वह उसे याद नहीं करती थी क्योंकि पिछली बार जब वह ग्लोबल वर्ल्ड आई थी तो उसने उससे बात नहीं की थी और उसे उसकी कोई याद नहीं है। जियो याओ ने उसके मासूम मोती जैसे सफ़ेद चेहरे को देखा जो चमक से चमक रहा था। जब उसने अपनी चमकदार मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद दिया तो उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा और जब उसके चेहरे पर गड्ढे दिखाई दिए तो उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो गई हैं। यह उसके लिए दूसरी बार था कि वह उसे देख रहा था, लेकिन ये पहली बार था कि उसने उससे बात की थी। उसकी आवाज़ स्त्रियोचित थी और जब वह उसके कानों में पड़ती तो एक मधुर संगीत की तरह लगती।
उसके कान शर्म से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है। वह अपनी आंखों से मुस्कुरा रहा था। उसके सामने वह एक शर्मीले छोटे स्कूली बच्चे जैसा हो गया। जनसंपर्क विभाग में तांग नियान के बाद जियो याओ दूसरे स्थान पर थे। वे युवा और तरुण थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और रचनात्मक विचारों से वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 4 महीने की प्रशिक्षण अवधि के बाद ही उन्हें ग्लोबल वर्ल्ड के कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर लिया गया। अब 2 साल हो गए हैं जब से वह जनसंपर्क में काम कर रहे थे, लेकिन तांग नियान का मानना है कि वह दूसरों की तुलना में अधिक सक्षम थे और वह उन्हें अपना दाहिना हाथ मानती हैं। जब उसने अपनी आंखों से उसे देखकर मुस्कुराया तो ज़ीमिंग उसका प्यारा व्यवहार देखकर हैरान रह गई। उसे खिलखिलाकर हंसते देखकर वह भी हल्के से मुस्कुराए। तुम यहाँ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आए हो ना? जियो याओ ने उससे पूछा, क्योंकि वह भी इसके लिए यहाँ आया था। वह जानता है कि ज़ीमिंग को आज हस्ताक्षर के लिए आना था और उसे भी इस बैठक में उपस्थित रहना था। वह आज कुछ व्यक्तिगत कारणों से देर से आया, लेकिन जब वह कार्यालय में दाखिल हुआ तो उसने ज़ीमिंग को देखा। वह उसके पीछे गया, लेकिन अचानक एक डिलीवरी मैन अपने बड़े बक्सों के साथ उससे टकरा गया और वह लगभग गिर गई। वह जल्दी से उसके पास गया और उसे स्थिर करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसकी कमर में हाथ डालना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने बस उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ने से पहले भी उसने सोचा, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, वरना अब तक वह गिर चुकी होती। ज़ीमिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? उसने सोचा कि क्या वह इतनी प्रसिद्ध है कि अब हर कोई उसे जानता है। जब जियो याओ ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसके हल्के लाल चेहरे को देखा तो उसका दिल गर्मियों में चॉकलेट की तरह पिघल गया। वह इतनी प्यारी और मनमोहक थी कि उसे संभालना मुश्किल था। जब वह ग्लोबल वर्ल्ड में साक्षात्कार के लिए आई थी, तब पहली बार जब उसने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गया था। वह जनसंपर्क विभाग में कर्मचारी भी था और उसने चेन शी के साथ उसकी बहस भी देखी थी। वह उस समय उससे प्रभावित हुआ जब उसने उसे अपने क्रूर शब्दों से जवाब दिया। ये पहली बार था जब किसी ने चेन शी का खुलेआम सामना किया था। जब उसने उसे पहली बार ऑफिस में आते देखा तो वह उस पर फिदा हो गया था। उसका आभामंडल शुद्ध और मासूम था, लेकिन वह बोली नहीं थी। जियो याओ ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में जवाब दिया, वास्तव में मैं जनसंपर्क विभाग का एक कर्मचारी हूं और मैं ही वह व्यक्ति था जिसने आपको कल रात अनुबंध भेजा था। उसने शर्मिंदगी से कहा। ज़ीमिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर अपनी बाहें उठाईं और कहा, ओह, मुझे यह नहीं पता था। वह नहीं जानती कि इस समय क्या कहना है। वह पिछली बार जनसंपर्क विभाग गई थी, लेकिन उसे वह बिल्कुल याद नहीं था। जियो याओ ने कुछ नहीं कहा और बस अजीब तरह से मुस्कुराया। आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ आए हैं, है ना? इसके लिए आपको जनसंपर्क विभाग में जाना होगा, क्योंकि तांग नियान ने ही आपको काम पर रखा है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको आपका प्रबंधन और एक सहायक आवंटित किया जाएगा जो आपके काम में आपकी मदद करेगा। तांग नियान केवल आपकी प्रगति पर नजर रखेगी। हालांकि यह जनसंपर्क का काम नहीं है, लेकिन चूंकि उसने आपको काम पर रखा था, इसलिए वह आपकी प्रगति का रिकॉर्ड रखना चाहती थी। उसने उसे समझाया, कलाकारों को काम पर रखना तांग नियान का कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन जनसंपर्क विभाग का प्रबंधन करने से पहले उन्होंने 3 साल तक कलाकार प्रबंधक के रूप में काम किया है और उनके कलाकार अपने करियर में सफल हुए हैं। यही कारण है कि उनकी प्रतिभा और उद्योग में प्रतिभा की खोज के लिए उनकी गहरी नज़र के कारण उन्हें हमेशा सम्मान दिया गया। मैं जनसंपर्क विभाग जा रहा हूँ। हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि तांग नियान की 12 बजे मीटिंग है, इसलिए अगर हम देर से पहुंचे तो हम हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। जियाओ याओ ने घड़ी में समय देखते हुए कहा। ज़ीमिंग हल्के से मुस्कुराया और कहा, तो चलो चलें। उसके बाद लिफ्ट की ओर चला गया। वह उससे पूछ रहा था कि क्या उसे अनुबंध में कोई समस्या है या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और चलते चलते अनुबंध की कुछ धाराओं के बारे में भी बता रहा था। जब वे लिफ्ट की ओर जा रहे थे तो एक व्यक्ति गलियारे के कोने में खड़ा था और अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे हुए तथा निराशा में दांत पीसते हुए उनकी ओर देख रहा था। ये चेन शी था। वह रिसेप्शन से अपना पार्सल लेने नीचे आई थी। तभी उसने ज़ीमिंग और जियाओ याओ के बीच बातचीत देखी और देखा कि कैसे वह उसे देखकर शर्मा रहा था। वह जिस तरह से वह ज़ीमिंग से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर जो गर्मजोशी और प्यारी अभिव्यक्ति थी, उससे उसे नफरत थी। जिस दिन से वह इस कार्यालय में आई थी, उसी दिन से उसे जियो याओ पसंद आ गया था। वह हमेशा उससे काम के बारे में बात करता था, लेकिन वह चाहती थी कि यह काम से बढ़कर हो। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाए, विशेष रूप से ज़ीमिंग जो उससे अधिक सुंदर थी, और जियो याओ भी उसे अपनी प्यार भरी निगाहों से देखता रहा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और बुदबुदाई, ये कुतिया। इसने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं किया और अपनी खूबसूरती से मर्दों को रिझाना शुरू कर दिया। इस तरह की लड़कियों को बस ध्यान चाहिए होता है। अध्याय 209। क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं? लिफ्ट में एक साथ चढ़ने के बाद जियो याओ ज़ीमिंग को सीधे तांग नियान के केबिन में ले गया। जब ज़ीमिंग ने जियाओ याओ के साथ जनसंपर्क विभाग में प्रवेश किया तो अन्य लोग उन्हें एक साथ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ज़ीमिंग सुंदर और तरोताज़ा लग रही थी। जब उन्होंने उसे देखते हुए जियाओ याओ के चेहरे पर चमकीली मुस्कान देखी तो उन्हें उनके रिश्ते पर शक होने लगा। शियाओ याओ एक सुंदर और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वह जानता था कि उन लोगों के साथ कैसे सीमाएं तय करनी है जिनके साथ वह करीब नहीं था। सबको पता था कि चेन शी उसे पसंद करती है, पर वो नहीं करता। इसलिए जब सब लोग साथ में कहीं दिन या कुछ और करने जाते हैं तो उन्हें अजीब लगता है। ज़ीमिंग ने विनम्रता से कार्यालय में सभी का अभिवादन किया और जियाओ याओ के साथ तांग नियान के कार्यालय में चले गए। तांग नियान फ़ोन पर थी जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अंदर आइए, उसने फ़ोन रखते हुए दरवाजे की ओर मुड़ते हुए कहा। जब उसने ज़ीमिंग को जियाओ याओ के साथ आते देखा तो वह मुस्कुराए। आप समय पर हैं? तांग नियान ने अपनी घड़ी देखते हुए टिप्पणी की। ज़ीमिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं।
तांग नियान ने जीमिंग को कमरे में सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह जियो याओ की ओर देखने लगी। हमें अनुबंध लाओ ताकि वह दोबारा जांच कर सके और हस्ताक्षर कर सके। जियो याओ ने सिर हिलाया और अपने डेस्क से अनुबंध लाने के लिए बाहर चला गया। जब जियो याओ कमरे से बाहर चली गई तो तांग नियान जीमिंग की ओर मुड़ी और उसके सामने बैठ गई। आपने अनुबंध पढ़ा है ना? क्या आपकी कोई आवश्यकताएं हैं? हाँ, जीमिंग ने सहजता से कहा। तांग नियान ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, यह क्या है? जीमिंग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अभिनय के लिए चुंबन और बिस्तर के दृश्य नहीं करूंगा, इसलिए कृपया इसे अनुबंध में जोड़ें। जब तांग नियान ने जीमिंग की बातें सुनी तो उसने आश्चर्य से अपनी बाहें उठा लीं। उसने सोचा था कि शायद कुछ आवश्यकताएं होंगी या डेटिंग पर प्रतिबंध होगा, लेकिन उसने ऐसी परियोजनाएं लेने से परहेज किया जिनमें चुंबन और बिस्तर के दृश्य शामिल हों। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कुछ कहेगी, क्योंकि जीमिंग युवा और अनुभवहीन थी और उसके जैसी कई लड़कियां फिल्म में भूमिका पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। आजकल ऐसी कोई फिल्म नहीं आती जिसमें किसिंग सीन या ऐसा कुछ ना हो। ऐसे रोल मिलना मुश्किल होगा जिनमें किसिंग सीन ना हो। तांग नियान ने उसकी ओर देखा और उसका फ़ोन उठाते हुए कहा, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो भविष्य में तुम्हारे लिए भूमिकाएं पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल लगभग हर फिल्म में चुंबन की आवश्यकता होती है और हर कोई केवल कोन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। इन दिनों लोग अधिक स्पष्ट हैं और स्क्रीन पर वास्तविक रूप से ऐसा करते हैं, उसने शांत भाव से कहा, जबकि वह उसे दबंगई से देख रही थी। जीमिंग ने उसकी तरफ देखा और बिना पल के झपकाए कहा, मुझे भविष्य में कम भूमिकाएं मिलने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ऐसी कोई भूमिका नहीं लूंगा जिसमें मुझे स्क्रीन पर सचमुच किस करना पड़े। मैं किसी अजनबी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं, भले ही वह अभिनय के लिए ही क्यों ना हो। तांग नियान ने जीमिंग की ओर देखा और उसकी बातें सुनकर अपनी बाहें उठा लीं। क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे एक्टिंग के लिए किसी पुरुष को किस करने से असहज है? क्या इसीलिए तुम ऐसा नहीं करना चाहती? तांग नियान ने सीधे कहा, क्योंकि वह जीमिंग के जवाब का इंतजार कर रही थी। तांग नियान ने पहले भी कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया है और वह जानती हैं कि उनके प्रेमी उनकी भूमिकाओं और अभिनय के कारण कैसे पागल हो जाते हैं। इसके कारण कई अच्छी अभिनेत्रियों को उनके झगड़ों के कारण अपना करियर छोड़ना पड़ा। यदि जीमिंग के साथ ऐसा हुआ है तो उसे इस बारे में सोचना होगा। अनुबंध में एक महत्वपूर्ण धारा डेटिंग पर प्रतिबंध की है। ग्लोबल वर्ल्ड के तहत कलाकार के रूप में काम पर रखे जाने के बाद कलाकार को 4 साल तक डेटिंग करने की अनुमति नहीं थी। ये प्रतिबंध उन्हें अनावश्यक घोटालों से बचाने के लिए है जो उनके करियर को बर्बाद कर सकते हैं, जो अभी उड़ान भरना शुरू ही हुआ था। लेकिन अगर उन्हें कोई पसंद है तो उन्हें अपने मैनेजरों को बताना होगा, ताकि वे भविष्य में आने वाली समस्याओं का प्रबंधन कर सकें। ग्लोबल वर्ल्ड का डेटिंग प्रतिबंध अन्य कंपनियों की तरह नहीं है जो अपने कलाकारों को छोड़ देती हैं यदि उनके पास घोटाले या डेटिंग साबित हो जाती है। डेटिंग की अवधि 4 वर्ष की होती है, लेकिन यदि वह अवधि कायम नहीं रह पाती तो कलाकार को सबसे पहले अपने प्रबंधक को इसकी सूचना देनी होगी। वैश्विक दुनिया एक परिवार की तरह है और अपने कलाकारों के लिए एक संरक्षक है जो उनके करियर के हर कदम पर उनके कलाकारों का समर्थन और संरक्षण करती है। यही वजह है कि ग्लोबल वर्ल्ड के ज़्यादातर कलाकार सफल रहे और उन्हें दूसरी कंपनियों के कलाकारों की तरह ज़्यादा विवादों का सामना नहीं करना पड़ा। हर नया कलाकार अपने करियर को सुरक्षित करने के लिए ऐसी कंपनी में जाने की चाहत रखता है। तांग नियान के प्रबंधन में ग्लोबल वर्ल्ड का पीआर कौशल अपने चरम पर पहुंच गया। उनके पास घोटालों को सुलझाने का एक अनोखा और रचनात्मक तरीका है। जब तांग नियान ने उससे एक प्रश्न पूछा तो जीमिंग उसका प्रश्न सुनकर चकित और थोड़ा हिचकिचाई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उन्होंने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। उसके बाद जियो याओ हाथ में अनुबंध लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वह जीमिंग को देखकर मुस्कुराया और तांग नियान की ओर देखने लगा। मैम, ये वही अनुबंध है जो आपने मांगा था। उसने सम्मानपूर्वक अनुबंध उसे सौंप दिया। जीमिंग ने कुछ नहीं कहा और बस वापस बैठ गया और तांग नियान को अनुबंध की जांच करते देखा। तांग नियान ने अनुबंध को देखा और फिर जीमिंग की ओर देखा। जब उसने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी तो उसने अपनी बाहें उसकी ओर उठाईं। उसने उससे कुछ नहीं कहा और जियाओ याओ की ओर मुड़ी। इस अनुबंध को निकालो और इसे संपादित करो। एक और खंड जोड़ो कि सुशी मिंग कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेंगी जिसमें स्क्रीन पर कोई चुंबन और बिस्तर दृश्य शामिल हों। ये भी जोड़ें कि दृश्यों को स्वीकार किया जा सकता है यदि उसे केवल कोनों के साथ करना था। फिर उसने जीमिंग को देखने के लिए मुड़कर पूछा, आप परी हेरफेर के साथ ठीक हैं, है ना? क्योंकि हम आपको केवल ऐसे प्रोजेक्ट नहीं दिला सकते जिनमें ऐसे दृश्य शामिल न हों। हमने समझौता किया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा समझौता करना चाहिए। उसने सहजता से उससे पूछा। जीमिंग थोड़ा हिचकिचाई लेकिन फिर सिर हिला दिया। यह असली चुंबन से बेहतर है। इसके अलावा तांग नियान ने पहले ही अपनी मुख्य आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे भी थोड़ा समझना होगा। लेकिन वह अभी भी लिवेई की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थी। वह जानती थी कि उसे आसानी से जलन हो सकती है। उसने देखा है कि वह अपने भाई से भी कितनी ईर्ष्या करता है। अध्याय 210 मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब जियो याओ ने तांग नियान की बातें सुनी तो उसने जीमिंग की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान फैल गई। जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी से वह उस पर मोहित हो गया था, लेकिन अनुबंध में इस शर्त को जोड़ने के बाद उसके प्रति उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इससे कोई परेशानी थी, लेकिन वह शोबिज में उनके प्रवेश को लेकर थोड़े असहज थे। वह उससे रोमांटिक तरीके से संपर्क करना चाहता था, लेकिन उसके लिए ऐसा करना बहुत आसान होता यदि वह उनके कार्यालय में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करती। शोबिज में उन्हें कई मशहूर हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा और कई युवा नई अभिनेत्रियां प्रसिद्धि से विचलित हो जाती हैं और भूमिकाएं पाने के लिए समझौता करने लगती हैं और यहां तक कि उन्हें कास्टिंग काउच से भी गुजरना पड़ता है। वह जानता था कि वह ऐसी नहीं थी, लेकिन जब उसने ये वाक्य सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे जीमिंग और भी ज्यादा पसंद आने लगी।
लेकिन वह इस तथ्य से अनजान था कि वह अविवाहित नहीं थी। जियो याओ ने तांग नियान से अनुबंध वापस ले लिया और दोनों को कार्यालय में छोड़कर कार्यालय से बाहर चला गया। तांग नियान ने जीमिंग की ओर देखा और पूछा, क्या आप कॉफ़ी चाहते हैं? जीमिंग ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। तांग नियान ने ऑफिस डेस्क से फ़ोन उठाया और पीआर विभाग के रिसेप्शन पर कॉल किया, हमारे लिए 2 कप कॉफ़ी ले आओ। दोनों के लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और बिना कुछ कहे जीमिंग की ओर देखने लगी। उसका आभामंडल प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरा था। आमतौर पर लोग उसकी कड़ी निगाहों के सामने असहज हो जाते हैं, लेकिन जीमिंग कंधे सीधे करके और हाथ जोड़कर गोद में शान से बैठी थी। हर तरफ से उसकी आभा शान और शान बयां कर रही थी। महल में वर्षों के प्रशिक्षण ने अनजाने में ही उसकी मुद्रा को सुंदर और सीधा बना दिया था। लेकिन जीमिंग का शरीर झाओमिंग जितना लचीला नहीं था। झाओमिंग कुंफू, घुड़सवारी और यहाँ तक कि तीरंदाजी भी जानती है। उसके पिता ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। यद्यपि महल में जाने के बाद वह सब कुछ अभ्यास में नहीं ला सकी, फिर भी वह उन्हें अच्छी तरह जानती है। लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता तो वह कमल मंडप में कुंफू का अभ्यास करती थीं। तांग नियान ने जीमिंग की सीधी मुद्रा देखकर अपनी बाहें ऊपर उठाईं। वह जानती है कि खुद को कैसे संभालना है। थोड़ी देर बाद एक महिला 2 कप कॉफ़ी लेकर कार्यालय में आए और उन्हें मेज पर रखकर कार्यालय से बाहर चली गई। महिला के जाने के बाद तांग नियान ने जीमिंग की ओर देखा, आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या मैं इसे हाँ समझ सकती हूँ? उसने कठोर भाव से अपनी बाहें उठाते हुए पूछा। वह उसके भावशून्य भावों के पीछे छिपे विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वह किसी को डेट कर रही है या नहीं। अगर वह किसी को डेट कर रही है तो उसे देखना होगा कि उनका रिश्ता कितना लंबा है। अगर वह उसके साथ कोई अनुबंध कर रही है तो उसे उसके बारे में और भी जानना होगा, क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले आगे किसी भी तरह के घोटाले से बचने के लिए यह एक ज़रूरी बात है जो उसे पता होनी चाहिए। जीमिंग ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आंखें तेज और ईमानदार थीं। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए उसने किसी भी बात पर झूठ नहीं बोला। तांग नियान ने अपनी बाहें उठाईं क्योंकि उसे लगा कि जीमिंग झूठ बोल रही है। उसकी भौहें तन गईं क्योंकि उसने सोचा था कि जीमिंग एक ईमानदार व्यक्ति है और प्रसिद्धि पाने के लिए उसे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन शायद वह गलत थी। तांग नियान ने अपने पैरों को पार करके उसकी आंखों में सीधे देखते हुए वह जीमिंग को बताने वाली थी कि उसे अनुबंध के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत है जब उसने उसकी नर्म और कोमल आवाज़ सुनी। लेकिन मेरा एक पति है, जीमिंग ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए सहजता से कहा। तांग नियान जब कॉफ़ी पी रही थी तो जीमिंग की बातें सुनकर उसका गला रुंध गया। खांसी खांसी। तांग नियान ने जब उसकी बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीमिंग की शादी हो सकती है। वह जवान और सुंदर थी, लेकिन उसकी इतनी जल्दी शादी करने का क्या कारण था? इसके अलावा क्या उनके पति को उनके शोबिज में काम करने में कोई परेशानी नहीं थी? जीमिंग की घोषणा सुनकर तांग नियान की अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई। उसने जीमिंग की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, तुम क्या हो? शादीशुदा? क्यों? जीमिंग तांग नियान के सवाल पर उलझन में थी। क्यों से उसका क्या मतलब है? क्या ये जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि वह विवाहित थी? जीमिंग उससे यह बात छिपाने वाली नहीं थी। वह उसे देर सबेर बताने वाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी जल्दी बता देगी। उसने महसूस किया था कि तांग नियान कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो उसकी स्थिति या किसी और कारण से उसका पक्ष लेगी। वह सीधी और मजबूत है। वह संबंधों की बजाय क्षमता में विश्वास रखती है। उसने उससे कहा कि वह शादीशुदा है, इसलिए उसे यह बात छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य में उसे कोई परेशानी हुई तो तांग नियान उसकी मदद कर सकता है। क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं शादी नहीं कर सकती? जीमिंग ने उलझन और नाराज़गी भरे भाव से तांग नियान से कहा। उसने सोचा कि वह आश्चर्यचकित हो जाएगी, लेकिन उससे इस तरह से यह प्रश्न पूछना अशिष्टता थी। तांग नियान ने जीमिंग को देखा और महसूस किया कि उसने गलत तरीके से बात की थी। उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर पूछा, मेरा मतलब है कि तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हें मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था। जब जीमिंग ने उसके हाव भाव देखे तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्योंकि तुमने मुझसे पहले नहीं पूछा, उसने सहजता से कहा। अगर उसने तांग नियान से पहले पूछा होता तो वह उसे बता देती, क्योंकि उसे पता था कि तांग नियान लोगों को जज करने वाली नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। तांग नियान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके पास कोई शब्द नहीं थे। ये वास्तव में वह थी जिसने उससे कुछ नहीं पूछा। जीमिंग केवल पीआर विभाग के लिए साक्षात्कार के लिए उसके पास आई थी, लेकिन उसने ही उसे ऑडिशन देने के लिए मजबूर किया था। हालांकि वह उसे स्क्रिप्ट देने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन जिस तरह से जीमिंग ने खुद को उसके सामने प्रस्तुत किया वह उसे पसंद आया, इसलिए उसने सोचा कि वह भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी और ऑफिस में काम करना उसकी खूबसूरती की बर्बादी होगी। तांग नियान अपनी स्थिति के अचानक खुलासे से चकित थी। विवाहित अभिनेत्रियों के लिए भूमिकाएं पाना कठिन है। हालांकि विवाहित पुरुषों के लिए भूमिकाएं पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के लिए नियम अलग हैं। शादी के बाद उनका करियर तो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ज़्यादा मौके भी नहीं मिले, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शादी के बाद वे गर्भवती हो जाएंगी या उनके पति उनके काम में हस्तक्षेप करेंगे। माथे पर हाथ रखते हुए उसने आह भरी। अब वह इस हस्ताक्षर को लेकर उलझन में थी। सुनाने की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।